Very good morning to you, students. Once again, we are in our history and political science class. And today, the chapter we are going to do is Political Science, Chapter 4, Social and Political Movements. Okay, now what do you understand by social and political movements? Movements in itself means कि कोई भी ऐसी जहाँ पे हम कोई भी ऐसे रिफॉर्म्स लाते हैं, जहाँ पे हम ऐसे कोई एक आंदोलन या एक जागरूकता जिसे हम बोलते हैं शुरू करते हैं, जहाँ पे हम काइंड ऑफ आंदोलन एक कहेंगे कि चलो एक वो थोड़ा सा एक थोड़ी तीव्र बात हो जाती है, लेकिन एक मूवमेंट ये होता है कि कोई भी चीजों की जो शुरुआत की जाती है उसको बोलते हैं मूवमेंट्स। अब सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या है? Social is wherein for the society, whatever we do for the society, betterment of the society, यानी अच्छी चीजें करते हैं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, उसको बोलते हैं सोशल मूवमेंट्स। एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या होता है? जो पॉलिटिकल एंगल से की जाती है, थ्रू पॉलिटिकल मूव्स, जैसे थ्रू द गवर्नमेंट, थ्रू द क्या बोलते हैं जिसे जो गवर्नमेंट इसमें होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हो, चीफ मिनिस्टर्स हो, थ्रू द कॉर्पोरेटर्स हो, यानी पॉलिटिकल स्तर पे जब कोई चीजें की जाती है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स। सो इन दिस चैप्टर टुडे वी विल लर्न अबाउट वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, वी हैड सीन इन द लास्ट चैप्टर, what did we see? We had seen that नेशनल एंड रीजनल पार्टीज कैसे फॉर्म की जाती है, इलेक्शन कमिश्नर की क्या रोल है, इलेक्शंस कैसे हेल्ड अप की जाती है, फिर पार्टी कैसे फॉर्म की जाती है, लोकल पार्टीज एंड जिसे हम बोलते हैं उससे रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। अब इस चैप्टर में अब हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है या ये पॉलिटिकल जो चीज है, ये सिर्फ सर्टन लोगों के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पाते पर्टिकुलर इशू के लिए, उनको पब्लिक के एंगल से देखना पड़ता है हर चीज। तो जैसे ब्लू बॉक्स में उन्होंने कहा है, देयर वर मेनी मूवमेंट्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ओके, फिर चाइल्ड मैरिज जैसे पहले यानी बच्चों बाल विवाह जो होती थी उसको उन्होंने 50% से उन्होंने बंद किया था। फिर वर्कर्स इन दिस मूवमेंट आल्सो वर्क वेरी कॉन्शियसली एंड वर्कर्स फ्रॉम द मूवमेंट अगेंस्ट डाउरी आल्सो हेल्प देम। Now there is a need to start a drive against malnutrition because poverty and malnutrition are two important problems to be taken on priority basis. अब यहाँ पे कैसे होते हैं, कोई भी हम जब ऐसे मूवमेंट शुरू करते हैं, जैसे बाल विवाह जब ये मूवमेंट शुरू किया, आज आकर हम देखते हैं कि गांव क्षेत्रों में 50% से भी ज्यादा उसका कम हो गया है, यानी अभी बाल विवाह कोई करता नहीं है, बचपन की शादियां नहीं होती है, अब मैच्योरिटी एज जब होती है 18 साल के ऊपर ही शादियां होती हैं। तो इस तरह से अब ये जो मुहिम उन्होंने, मुहिम जिसे बोलते हैं, मूवमेंट का दूसरा नाम होता है मुहिम हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, तो उस मूवमेंट को जब शुरू करते हैं तो उसका फायदा सोसाइटी को होता है। अब वो कहते हैं जैसे कि हमें माल न्यूट्रिशन यानी जो कुपोषता होती है, कुपोषण होता है जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिलता है, बच्चों को ढंग का खाना नहीं मिलता है, पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, पावर्टी एक होती है जो गरीबी होती है, माल न्यूट्रिशन, और ये जो चीजें हैं इन दोनों को हम लोगों को अभी इनको भी टैकल करना। तो इसी मूवमेंट्स द्वारा अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अकेले एक इशू को नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, from public cleanliness to space research, they have to take into consideration all the matters from national perspective and take decision. अब ये पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है सिर्फ एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, जैसे माल न्यूट्रिशन हो या पावर्टी हो, उनको हर चीज, जैसे वो कहते हैं कि पब्लिक क्लेanलीनेस यानी एक साफ सफाई से लेके छोटे से छोटी चीजों से लेके आंतरिक यान तक जो भी रिसर्च होती है, स्पेस रिसर्च, वहां तक उनको हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, हर चीजों को मध्य रखकर करना पड़ता है। Political parties are expected to have a program for problems of all sections of society. Political parties adopt policies taking into consideration the interest of farmers and also what? Laborers, businessmen, women, youth and senior citizen. अब ये जो है वो हर लोगों के, हर एक स्तर के लोगों को, हर एक लेवल के लोगों को,
हर ये बोलते हैं ना, हर एक स्टेटस लोग के लोगों को उनको देखना पड़ता है, चाहे वो लेबरर हो, बिजनेसमैन हो, औरतें हो, यूथ हो, हमारी जो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी है वो हो, या सीनियर सिटीजन जो हमारी ओल्ड एज लोग हो। ओके, तो वाई मूवमेंट्स? अब ये मूवमेंट्स हमें क्यों, क्या जरूरत है ये मूवमेंट्स की? क्योंकि अगर हम ये मूवमेंट्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं बना रहेगा। अब हम देखते हैं जैसे अभी मीडिया आजकल बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है। क्यों है? मीडिया वो है जो हमारी लोकतंत्र है, जो हमारे लोगों की जो आवाज होती है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करती है, सहायता करती है। अगर हम हमारी आवाज नहीं उठाएंगे हमारे लीडरों तक, जिसको जैसे हम कॉर्पोरेट लेवल्स पे, चीफ मिनिस्टर के लेवल पे, मेयर के लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के लेवल पे, अगर हम वहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंचाएंगे तो उनपे एक तो प्रेशर भी नहीं बना रहेगा, और उन्हें असलियत से उनको वाकिफ कैसे कराएंगे? हाउ विल वी नो, हाउ विल दे अंडरस्टैंड कि एक एक इंसान, जैसे अभी हमारे सपोज एक एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो जब हम कोई मूवमेंट करेंगे और उस रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचाएंगे तभी उनके ध्यान में, नजर में आ जाता है। नाउ सम मूवमेंट्स, इनकी एम क्या है? Some movements aim at opposing a particular decision or policy of the government. The right to protest is considered democracy, is considered an important right in democracy. However, these rights needs to be used patiently and responsibly. अब ये हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी मीडिया के बारे में बताया कुछ भी है, तो ये मूवमेंट कोई कोई इनका एम क्या होता है? जब कहीं कोई गलती होती है गवर्नमेंट से, नहीं उन लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम नहीं करते, अपनी पूरी पोटेंशियल से नहीं काम करते, तो उन्हें याद दिलाना इन मूवमेंट्स के द्वारा ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। ओके, सो नाउ व्हाट इज अ मूवमेंट? मूवमेंट क्या होता है? अ मूवमेंट इज अ कलेक्टिव एक्शन दैट इज पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट। यानी लोग सब इकट्ठे आकर, उनकी कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों का आकर एक चीज के बारे में बात करना, ये पहली बात है। ये पहली बात मूवमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। Next, what is the next characteristic? A movement can be formed when people come together in the interest of a particular issue. For example, pollution can be a single issue for which a movement can be created. जैसे हम देखते हैं अभी पानी बचाओ हो या स्वच्छ भारत अभियान हो, जो एक अभियान, मूवमेंट क्या होता है? ये अभियान होते हैं एक तरीके के, जिनको बहुत सारे लोग इकट्ठे आके एकजुट होके उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो अभियान होते हैं, जैसे पोल्यूशन के बारे में हो, तो दे नीड to be formed a movement. People come together in a particular interest for a particular thing. A movement has a particular social objective or a focused problem. For example, movement against corruption aims at ending corruption. अभी कोई करप्शन के खिलाफ कोई बात करनी है तो वो फोकस रहते हैं उस चीज को, जब तक वो चीज ना हो तब तक उसके पीछे लगे रहते हैं, डटे रहते हैं। Movements have a leadership. Leadership keeps the movement active. Objectives of the movement, program of action, strategy of agitation are decided by its leaders. A strong leadership makes movement effective. अभी इस चीज के लिए मैंने जैसे कहा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हम सारे इकट्ठे 1000-100 लोग तो जाएंगे, लेकिन किसी एक को बात करेंगे ना, कोई सब मिलके कोई 10-20 या 100 पीपल इकट्ठे बात नहीं करेंगे किसी के सामने जाके, गवर्नमेंट के सामने, होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उनके सामने जाकर कोई एक अपना लीडर बात करेगा। तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत होती है, जिसके पास मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव हो, प्रोग्राम का एक्शन, यानी कैसे उसको एक्शन कैसे लिया जाए, कैसे उसको जो डायरेक्ट करे कि कैसे उस चीज को आगे लेकर चले। तो इसके लिए वो सारी ये जो जिम्मेदारी होती है वो एक लीडर की होती है। ओके, विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फॉलो अप द इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर फार्मर्स मूवमेंट। अब किसी भी अब इसके साथ एक संस्था मोस्टली जुड़ी रहती है, पर्टिकुलर मूवमेंट। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, अगर फार्मर की कोई बात हो तो फार्मर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हैंडल करेगी, वो फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट, any movement requires public support.
People should feel connected to the issue that is undertaken by the movement. Movements have become a program of action which can help them to shape public opinion. अब हम देखते हैं कि सारी जो मूवमेंट्स होती है उनकी एक पब्लिक की सपोर्ट के बगैर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक दो इक्का दुक्का इंसान जाके वहां पे बात नहीं कर पाएगा, कोई उनकी बात सीरियसली नहीं लेगा ना सुनेगा। तो इसलिए उसके लिए एकजुट होकर बहुत सारे लोगों का इकट्ठा आना जरूरी है, लाजमी है। Okay, so now these are the characteristics of a movement. Okay, so when the question comes, what are the characteristics of movement? So movement is, it should be a collective action of people. Then it should be formed with when people come together for a particular interest. Okay, then उसका एक example दे सकते हो आप, जैसे pollution or water and all that. Then movement has particular social objective focusing on a particular problem, जैसे for example corruption and all. मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जो उसको डायरेक्ट करे, स्ट्रेटेजी बनाए, ऑब्जेक्टिव उसकी तय करे। देन विदाउट देन कभी कभी देन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है फाइनली उसको ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहना जरूरी है। देन it also needs finally the support of public. Without support of public it won't happen. So these are the characteristics of movement. Now coming to the next thing is, now, these are all, do you know, wherein their civic problems did not originate only in social sphere. They can merge from any section of the society. In India, especially Maharashtra, many social reform movements were started and society started getting modernized. Our struggle for independence was also a social movement. The issues like protecting rights of citizens, right to vote, minimum wages, and economic security are focused on political and economic movements. स्वदेशी मूवमेंट इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक मूवमेंट। अब इसमें उन्होंने वेरियस मूवमेंट्स दिए हैं, जहाँ पे हम देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट है जो एक इकोनॉमिक मूवमेंट, यानी अपने देश में जो बनता है वो ही चीजों का, सामान का व्यापार करना, वही उसका उत्पादन करना, उसी का लाभ उठाना, उसको स्वदेशी मूवमेंट, वो जो एक आर्थिक मूवमेंट थी, इकोनॉमिक मूवमेंट। देन मिनिमम वेजेस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये उसकी थी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट्स के अंदर आती है। इंडिपेंडेंस जो थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी, स्ट्रगल थी, वो हमारी सोशल मूवमेंट में आती है। इस तरह से उन्होंने हमें जानकारी दी है। नाउ व्हाट इज ट्राइबल मूवमेंट? नाउ दिस you will get to know in the questions, tribal movements you will get, or also it will have other name is like village movement या farmers movement also, उसका भी दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। So in the pre-independence movement period, the British government deprived tribal people of their right to livelihood on the forest resources. There was a tribal uprising in Kollam from Chota Nagpur, Gond from Orissa, Koli, Bilal, Ramoshi from Maharashtra, Santhal and Munda from Bihar. The tribal struggle has continued since those years. Tribals in India face several problems. One major problem is that they are denied right over forest. The main demand of the tribal movement is to accept their right over forest. They should be allowed to collect products of the forest and should have a right to cultivate on forest land. अब ये जो ट्राइबल पीपल, आदिवासी जो होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, अब उनकी खुद की कोई ऐसी जगह नहीं होती है, उनका मालिकाना हक किसी भी जगह पे नहीं होता है, और उनको कोई उनका घर नहीं होता है, जंगल ही उनका सब कुछ है। तो इसलिए जैसे ब्रिटिशरों के टाइम द्वारा भी उनपे जो अत्याचार किया जाता था कि उनको उनके जो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि उनके ऊपर वो उन्होंने रोक लगा दी, उनको जैसे उन लोगों ने उनको चोरू चक्कों में के लिस्ट में डाल दिए, तड़ी पार कर दिया, उनको भगाते थे ये कह के कि वो चोरू चक्के हैं, वो लूटपाट करके भाग जाएंगे। तो इसलिए तब से जो उनके अंदर वो एक जागरूकता हुई, जब तब से उनमें वो एक आक्रोश पैदा हुआ कि हमें इसके खिलाफ लड़ना है, कि हमें भी हमारा हक के एक जगह मिलनी चाहिए। और वहां पे जो भी उनके फॉरेस्ट में जो भी उत्पादन, जैसे कोई कृषि होता है, उसके जमीन से जो भी उपज होती है तो वो उसकी मालकाना हक होता है उस पे। ठीक उसी तरह ट्राइबल्स का फॉरेस्ट के जो भी चीजें पैदाइश होती है, फॉरेस्ट से जो भी मिलते हैं, कभी हनी मिलते हैं, लकड़ियां मिलती हैं, या कभी और कोई ऐसे जड़ी बूटियां होती हैं, उन सब पे उनका हक होना चाहिए। इस चीज के लिए उनकी जो है जगह जगह पे, चाहे महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, वहां पे उनकी एक वो मूवमेंट शुरू हो गई। ओके, नाउ फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। नाउ व्हाट इज फार्मर्स मूवमेंट? ओके,
Movement in during the British period, farmers started getting organized due to anti-agricultural policies of British colonial government. जैसे हमने देखा कि ब्रिटिशरों ने क्या किया था, हमने देखा 8th 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि ब्रिटिशरों ने क्या किया, जो फार्मर्स की थी वो उन, ताकि उनके यहाँ से हम ज्यादा इंपोर्ट कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा इनके बीज और जो भी अनाज जो भी उनको उगाने, उस पे बहुत ज्यादा पैसे लिए, मोनोपोली की अपनी, की हमारे से ही खरीदनी आपने वो बीज बीज जो भी है, और जो इनका जो उपज होती है वो सिर्फ उन्हीं को बेचना है ब्रिटिशरों को, और उनके ऊपर उन्होंने हाई टैक्सेस भी लगाए। तो तब से ये जो उनके एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, एंटी एग्रीकल्चर, जो अगेंस्ट थी एग्रीकल्चर पॉलिसीज के ब्रिटिशरों की, उसके खिलाफ उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी फार्मर्स की। एंड उसमें किन किन लोगों ने उनको प्रेरित किया था? महात्मा फुले, जस्टिस रानडे एंड महात्मा गांधी। Due to some reforms in agriculture, that is tenancy laws, laws relating to tilling of the land, etc., the farmers' movement slowed down. After the Green Revolution, the farmers' movement became more active and effective. अब जब ये तब तक जो है टेनेंसी लॉ, जैसे मैंने कहा, टेनेंसी का मतलब क्या होता है कि कभी कभी वो फार्मर्स जब अपनी खुद की उनकी जमीनें नहीं होती थी, तो वो रेंट पे जमीन लेते थे ब्रिटिशरों से या कहीं से भी, और उनके ऊपर वो सर्टन पीरियड के लिए, यानी 3 महीना 4 महीना जो भी उनको टाइम लगे, जैसे चावल हो गेहूं हो उगाने हो, तो तब के लिए वो भाड़े पे वो ले लेते थे। और फिर उन लोग, बट ये जो उनकी जो लॉज थी वो बहुत ही, उनकी जो कूटनीतियां थी जो नहीं सही थी नीतियां, तो उसके खिलाफ उन्होंने शुरू किया था ये मूवमेंट जो, बट लेकिन वो स्लो डाउन हो गया। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद फिर से उनको एक तवज्जो मिली, फिर से उनको एक क्या बोलते हैं, प्रेरणा मिली उसके लिए। और उनको फिर बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या एम था? increasing agricultural production and achieving self-sufficiency in food grains. It did not benefit the poor farmers, but the farmers were now divided into rich farmers and poor farmers. लेकिन इसमें क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, सारे फार्मर्स को यूनिफॉर्मिटी से उनको नहीं इसका फायदा हुआ, तो जो उनके बीच में एक डिवाइड हो गई, कोई अमीर फार्मर्स थे, कोई गरीब फार्मर्स थे। Dissatisfaction among the poor farmers led to beginning of farmers movement. तो ऑब्वियसली जो जिनके साथ गलत हो रहा था, जिनके साथ शोषण हो रहा था, तो उन्होंने अपनी मुहिम चला दी, वो जो है फार्मर्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। Appropriate price for agricultural products, agriculture to be treated as an industry, implementation of the recommendation of Swaminathan Commission, debt relief, debt cancellation, national policy for agriculture are some of the demands of the farmers movement. Shetkari Sangatna, Bharatiya Kisan Union, All India Kisan Sabha are some of the important farmers organization in India. ये सारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके वो इसमें। नाउ नेक्स्ट इज लेबर मूवमेंट। ओके, नाउ लेबर मूवमेंट और ट्रेड यूनियन, ये दोनों का क्वेश्चन सिमिलर है, एक ही है। तो अगर लेबर मूवमेंट, राइट अबाउट लेबर मूवमेंट कहा जाता है या राइट अबाउट ट्रेड यूनियंस, तो इट इज वन एंड द सेम। ओके, so now labor movement in India emerged in the background of industrialization, that is textile industry. Railway companies were established in India in the later half of 19th century. In 1899, railway workers went on strike for their demands. However, the first organization for resolving the issues of workers was established in 1920. This organization is known as All India Trade Union Congress. ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या करता है, वो जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनके बिहाफ पे मूवमेंट ये काम करते हैं, तो इसका नाम ट्रेड यूनियन में आ गया। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, लेबर मूवमेंट स्टार्टेड वर्किंग मोर इफेक्टिवली, जस्ट अ मोमेंट, started working more effectively. In 1960s and 1970s, labor movement organized several agitation. इस decade, इस शतक में जो थे, शतक नहीं सॉरी, इस जो 10 साल की जो decade थी 1960s से लेके 70s तक, इसमें बहुत सारे ऐसे लेबर एजिटेशंस शुरू हो गए। एजिटेशंस यानी आंदोलन जिसे बोलते हैं वो,
बट फ्रॉम 1980s लेबर मूवमेंट स्टार्टेड गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड, लेकिन 80s के बाद क्या हुआ, थोड़ी बहुत इनमें डिवीजन हो गई, तो थोड़ी बहुत उनका जो स्तर कम होने लगा, उसकी तीव्रता कम होने लगी. Globalization has affected the labor movement to a great extent. In India, workers are facing different problems: unstable employment conditions, contract labor, financial insecurity, absence of legal protection for workers, unlimited working hours, insecurity at workplace, health hazards are some of the problems. अब ये सारी चीजें आने लगी जो इंडिया में फेस करने लगी. कौन सी? एक तो अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, यानी कभी भी आपको नौकरी से निकाल सकते हैं. फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यानी उनको सर्टेन टाइम के लिए रखा जाता है और उनको कोई सुविधा नहीं होती है, ना पीएफ होता है, ना कोई हॉलिडे फंड होता है. उनको बस मुलाजिम की तरह रोज काम करो, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस, उस दिन की दिहाड़ी ले लो और निकल जाओ, इस तरह से होता था. तो ये था. फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, क्योंकि उनको कभी भी निकाल सकते हैं तो उनके पास पैसे बचते नहीं है कोई भी, या कोई उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है. एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, यानी लीगल लॉ के हिसाब से उनके ऊपर कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं बने उनके लिए, वो थे. अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, यानी उनका शोषण करने के लिए कोई काम का, जैसे एक 8 घंटे का एक काम का टाइम होता है, 8 से लेकर 9 से ज्यादा कोई किसी से आप काम नहीं करवा सकते हो, इतना काम कोई नहीं कर सकता है. उनको सैटरडे संडेज को छुट्टी देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई रूल्स नहीं थे. हेल्थ हजार्ड से, यानी उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी. उनको अगर जैसे मानो कोई लेबरर हो बिल्डिंग पे चढ़ता है, तो उसको कोई ऐसे सिक्योरिटी वाला, कोई उसको ऐसे सपोर्ट वाला कोई गियर नहीं होता था. कोई आग का काम करता है, वेल्डिंग का, तो उनको ऐसे कोई ये नहीं थी, तो उनको उसी में काम करना पड़ता था. जहाँ पे एक्सीडेंट होकर कोई दुर्घटना में उनके या तो हाथ पैर कट कट सकते थे, या तो जान माल का नुकसान हो सकता था. Now, women movement. In the pre-independence period, progressive men in India initiated a women's movement. The women's movement aimed at eliminating injustice against women and ending their exploitation, helped them to lead a respectable life and participate actively in social life. अब वुमेन हम सब जानते हैं, तभी पुराने जमानों में उनको उनके लिए बहुत ही कम प्रावधान हुआ करते थे, बहुत ही कम उनके लिए फैसिलिटीज थे. तो इन चीजों के लिए उनको उनकी जो जिंदगी है बेहतरीन करने के लिए और उनको ज्यादा से ज्यादा उनको भी सुख सुविधाएं मुहैया करने के लिए इन्होंने, जैसे तभी जो कुछ जो पढ़े लिखे और सुलझे हुए जो हमारे लीडर्स थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि धंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रानडे, ये सारे लोगों ने इनिशिएटिव यानी पहल ली. पहल, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल की इन सब चीजों में, और उन्होंने सती और चाइल्ड मैरिजेस के लिए उन्होंने काम किया. Reforms such as widow remarriage, women education, right to vote to women were possible due to the work of these reformists. After independence, the constitution gave equal rights to women in all fields. In spite of this, women were not treated equally in several fields. Due to this period, women's movement aimed at freedom of movement and the movement demanded that women should be treated as human beings. यानी तभी उनको एक अमानवीय जो उनके साथ बर्ताव किया जाता था, उनको तो इंसानों की तरह भी ट्रीट नहीं किया जाता था. बहुत ही उनका शोषण था, उनके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं थी, ना पढ़ाई लिखाई की, ना कोई किसी चीज के बारे में सुख सुविधा की. तो ये चीजों में बदलाव लाने के लिए उन्होंने ये मुहिम शुरू की. In the later period, women participated to a great extent in the movements against corruption, caste discrimination, and religious extremism, which made them aware of injustice against their own selves. Women started taking initiative in organizing against injustice. In India, women's movement is not homogeneous in nature. However, women's movement at various levels are taking up the issues like women's health, social security, financial independence, and empowerment. Today, women's movement face the challenge of equal education for women and giving women a status and prestige as human beings. Yeah. Okay, so this is all about women's movement. So when the question comes, write about women's movement. So this is all that you'll mention. First, you'll mention what are the problems that women were facing.
सेकेंड, वर्ल्ड टुक इनिशिएटिव, किस किस चीजें लोगों ने पहल ली इस चीज में, उनका नाम लिखना है। एंड देन उन्होंने क्या क्या चीजों में काम किया है और उनको कैसे, उनको इस वजह से कैसे इस बदलाव ने उनकी जिंदगी में फर्क महसूस करवाया। नाउ एनवायरमेंट मूवमेंट्स। नाउ एनवायरमेंट मूवमेंट से हम क्या समझते हैं, जानते हैं। We are aware that environmental degradation is a serious problem at national and international levels. At the international level, several movements are working to stop the deterioration of environment. We see a significant international cooperation in this field. In India, many movements are working on different aspects of environment. The environment movements are taking up issues like protection of biodiversity, protecting different sources of water, protection of forest, green belt, pollution of rivers, use of chemicals and their ill effects. यानी हम सब देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, जैसे पोल्यूशन के बारे में हो, पानी बचाओ, स्वच्छ भारत हो, या हम पेड़ पौधों को बचाने के लिए, हमारे जंगलों को, हमारी जो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो होती है एंड जो हमारी मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, उन सब को बचाना, उन सब को सही तरीके से यूज करना, इन सब के बारे में जानकारी देना, इसके लिए मुहिम जो चलाना, ये हमारी हो गई एनवायरमेंटल और एनवायरमेंट मूवमेंट्स। नाउ व्हाट इज कंज्यूमर मूवमेंट? जब कंज्यूमर मूवमेंट क्या होता है, हम सारे लोग जो होते हैं कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स यानी हम मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम बन गए कंज्यूमर। यानी जो भी हम सामान यूज करते हैं, वापरते हैं, उसके लिए जो हमारी है, हमारी जो राइट्स होती है उनको बचाना, उसके लिए मूवमेंट चलाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नाउ व्हेनेवर वी परचेज एनीथिंग, अगर जैसे मानो कि हाँ मैंने एक साबुन खरीदा, मानो मैंने एक साबुन खरीदा जो एक 20 रुपए का आता है, इक्की जो आती है, ठीक है, लेकिन अगर उस पे कोई दाम ना लिखा हो, और जैसे अगर इंसान सामने वाला देखकर, शक्ल सूरत देखकर या उसके स्टेटस देख के, तब दुकानदार अपनी मर्जी का जो भी है वो उसको दाम बता दे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फसाना। ठीक है, जैसे कोई अमीर गया, उसको बोलेंगे 100 रुपया, और वही टिक्की जो 20 रुपए की है वो किसी गरीब को नहीं, तो बोलेगा अच्छा ठीक है मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हें सामान बेचना ही नहीं, तो मुझे वो 20 रुपए नहीं दे पाओगे। या ऐसे होगा कि जैसे कोई खराब सामान हो दुकान में रखा, ठीक है, तो वो खराब सामान अगर दुकान में रखा और एक्सपायरी डेट की कोई सामान हो, वो इस्तेमाल करके ग्राहक ने उनके ऊपर कोई उसका दुष्परिणाम हो गया, तो ये सारी चीजें, या ऐसी कोई चीजें जो ग्राहकों के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई खराबी ना हो, या उनके साथ कोई शोषण ना हो, तो उनके लिए ये जो मूवमेंट शुरू किया उन्होंने, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर मूवमेंट, एंड दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव जैसे, ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, कंज्यूमर्स फेस डिफरेंट प्रॉब्लम लाइक एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट, मिलावट करना, किसी भी सामान में मिलावटी सामान बेचना, गंदे क्वालिटी का बेचना, तो इसको उसको बचाने के लिए, उस चीज से बचने के लिए, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम, फ्रॉड करना इन वेट एंड मेजर्स, यानी हम कहेंगे कि चलो वो पैकेट के ऊपर अगर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं उन्होंने प्रॉपर उसके ऊपर लिखा हुआ होता है ये कब मैन्युफैक्चरिंग की थी, ये कब तक सही रहेगी, उसका वजन कितना है, उसका दाम कितना है, और वो कौन सी कंपनी का है वो भी है। तो ये सारी चीजें जो है, ये एक मुहिम जो उन्होंने चलाई ग्राहकों को फंसने से बचने के लिए, इसको बोलते हैं कंज्यूमर मूवमेंट। ओके, the movements increase the participation of people in public life. The post 1980 movements are called neo social movement, as their nature is different from their earlier movements. These movements are issue based. It means they try to organize issues based on mass movements. Okay, तो ये हमने इस तरह से देखे कि what are the social and political movements taken place around the you can say decades in India. Now, with this we complete our political science portion for the year, क्योंकि lesson 5th is omitted from political science. So please, for the unit test and the following, prepare. I'll be giving you notes also in the this.
in the video itself now when I'm posting, and please start preparing for your exams accordingly. Okay, so have a nice day, children. Thanks a lot.